गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संविधान। जैसा है कि संविधान का भाग 1 और भाग 2 हम लोग इसके अगली वाली वीडियो में पढ़े हैं। तो भाग 1 में राज्य पढ़े, भाग 2 में नागरिकता। तो थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, भाग 1 में कहा गया था कि राज्य, भाग 1 राज्य से संबंधित है। इसमें बताया गया था आर्टिकल कुल 1 से 4 हैं। और इन 4 आर्टिकल में क्या कहा गया था, हम शॉर्टकट रिवीजन कर रहे हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि हम भारत के लोग, आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2 में कहा गया है अगर कोई विदेशी से हम कोई क्षेत्र अर्जित करते हैं तो उसको मिलाने की संसद को शक्ति दी गई है। आर्टिकल 3 में कहा गया है पुनर्नियोजन, यानी देश की सीमा के भीतर। आर्टिकल 4 में कहा गया था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 द्वारा किया गया कार्य आर्टिकल 368 से बाहर रहेगा, यानी उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। बाकी इसका डिटेल वीडियो हम इसके पहले वाले भाग में डाले हैं। अब भाग 2 यह नागरिकता है, नागरिकता संबंधित है। इसमें कुल आर्टिकल 5 से 11। देखिए, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद बोलिए चाहे आर्टिकल बोलिए, बात एक ही है। तो आर्टिकल 5 से 11 तक इसमें उल्लेख है। अब इसका रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल 5 में अधिवास के बारे में कहा गया है कि अधिवास के हिसाब से नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता। आर्टिकल 7 कह रहा है भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता। आर्टिकल 8 बोल रहा है कि उद्भव मतलब उद्भव से संबंधित। उद्भव संबंधित का मतलब कि दादा दादी या नाना नानी उसके भारत में मतलब निवास नागरिक रहे हों। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 हो गया। इधर 9 था, फिर 10 था और 11 था। तो 9 में कहा गया था यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से मतलब ग्रहण कर ले रहा है तो उसको उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व विधियों से भारत का नागरिक है तो बिना संसदीय विधान के उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आर्टिकल 11 कह रहा है कि हम संसद को कुछ शक्ति देते हैं कि भविष्य में वह नागरिकता से संबंधित नियम कानून बना सकते हैं। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इतना हम सब पढ़ चुके थे। ठीक, आज स्टार्ट किया जाएगा आर्टिकल 11 में जो संसद को अधिकार दिया गया कि भविष्य में आप नियम कानून बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या हुआ। ठीक, तो हम आज आगे बढ़ रहे हैं। पीछे वाले का रिवीजन कर दिया गया। इससे पहली वाली वीडियो इन दोनों का डिटेल दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। हाँ, देखिए आर्टिकल 11 में संसद को अधिकार दे दिया गया था, संसद को, कि भविष्य में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है कौन? संसद बना सकती है। तो आर्टिकल 11 में जब संसद को कह दिया गया कि भविष्य में आप नागरिकता से संबंधित कानून बना सकते हैं, तो इसके चलते 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ 1955 में। भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। अब ये भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हो गया तो इसमें नागरिकता कितने प्रकार से दी जाएगी उसका उल्लेख है, नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जाएगी उसका उल्लेख है। तो देखिए, नागरिकता देने वाली बात में कहा गया
कि नागरिकता 5 प्रकार से दी जाएगी। नागरिकता 5 प्रकार से दी जाएगी। वह 5 प्रकार की नागरिकता कौन है, आइए इधर देख लीजिए। पहला, जन्म से। दूसरा, वंश से। तीसरा, पंजीकरण। चौथा, देशीकरण। और पांचवा, अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग यानी जो 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, इसके चलते नागरिकता 5 प्रकार से देने का प्रावधान किया गया। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और पांचवा है अर्जित भूभाग। और 3 प्रकार से समाप्त करने की व्यवस्था की गई। समाप्त यानी 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम के हिसाब से नागरिकता 5 प्रकार से दी जाएगी और समाप्त करने के लिए 3 प्रकार से किया जाएगा। अब 3 प्रकार समाप्त करने के क्या क्या है इसको देख लीजिए। पहला है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे। स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे। और दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। और तीसरा पॉइंट है कि संसद द्वारा वंचित किया जा सकता है। संसद द्वारा वंचित किया जा सकता है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता देने की और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त करने की व्यवस्था है। 5 प्रकार में देखिए, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूभाग। और समाप्त करने में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से छोड़ दे या किसी अन्य देश की, दूसरा में देखिए किसी अन्य देश का जाके नागरिकता ग्रहण कर ले। और तीसरा में संसद द्वारा वंचित किया जा सकता है। अब देखिए, यह 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया, लेकिन कोई भी काम होता है थोड़ा मोड़ा चूक तो हो ही जाती है। तो इसमें देखिए कहा गया था जन्म से। जब यह व्यवस्था जन्म से बोल दिया गया तो इसमें मान लीजिए कोई विदेशी अपनी पत्नी के साथ भारत में घूमने के लिए आया और उसकी पत्नी गर्भवती है। अगर उसका बच्चा भारत में जन्म ले रहा है तो इस हिसाब से तो वह हो जाएगा भारत का नागरिक। तो यहाँ समस्या उत्पन्न हुई। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित किया गया था, इसमें कुछ सुधार किया गया। इसका सन थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, कितना सुधार किया गया था। तो इसमें सुधार किया गया है 1986। पहला सुधार 1986, दूसरा 1992, तीसरा 2003, चौथा 2005, पाँचवा 2015 और 2019। देखिए, 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित जो हुआ था उसमें समय समय पर कुछ सुधार किया गया है। तो 1986, अब यहाँ देखिए पॉइंट बन गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम में पहला सुधार कब किया गया था? तो 1986 में। 2009 तक इसमें सुधार किया गया। और आगे देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए हुआ क्या कि जन्म के हिसाब से अभी हम बताएं, कोई विदेशी नागरिक पति पत्नी अगर भारत में घूमने के लिए आए हैं और हो सकता है कि पत्नी प्रेग्नेंट हो और उसकी डिलीवरी भारत में हो जाएगी, तो इस हिसाब से तो लग रहा है कि भारत का नागरिक होगा बच्चा। तो इसमें 55 में यह व्यवस्था की गई थी, जन्म से कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवस्था थी, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यवस्था थी। अब इसमें 1986 में इसमें कुछ सुधार किया जा रहा है कि माता और पिता
दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तब हम उसको नागरिक बनाएंगे। फिर इसमें 2003 में इसमें एक और सुधार किया जा रहा है कि सत्यापित। अब थोड़ा सत्यापित वाली बात समझिए। 1986 में कहा जा रहा है कि माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उस बच्चे को हम जन्म के आधार पर भारत के नागरिक बनाएंगे। अब समस्या यहाँ यह हो गई कि कोई विदेशी लड़का अगर भारत में घूमने के लिए आया हो और किसी भारतीय महिला से या लड़की से शादी कर लेगा, उसका बच्चा होगा, तब तो वह नागरिक बनेगा। तो इसमें सत्यापित वाली बात इसलिए कहा गया कि देखा जाएगा कि जो विदेशी आया है भारत में घूमने के लिए वह किस आधार पर आया था। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए 1900 दूसरा पॉइंट आपका है वंश से। वंश में कहा गया था कि हम वंश के आधार पर भी नागरिक बनाएंगे। तो 1955 में कहा गया था यदि पिता भारत का नागरिक है तो हम उस बच्चे को भारत का नागरिक बना लेंगे। यहाँ पर थोड़ा विवाद हुआ। विवाद का मतलब यह हुआ अगर पिता नागरिक है तो बच्चा भारत का नागरिक होगा, माता का नागरिक नहीं रहेगी तो दिक्कत हो रही थी। तो इसमें 1992 में सुधार किया गया और कहा गया कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तीसरा पॉइंट देखिए पंजीकरण। पंजीकरण का मतलब यह है कि कॉमनवेल्थ या इसी को राष्ट्रमंडल कहा जाता है, राष्ट्रमंडल। अब यह कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। ब्रिटेन वालों का जिन जिन देशों के ऊपर आधिपत्य था अब वह उनके चंगुल से मुक्त हो गए हैं, तो उनका जो एक ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। अब इसमें देखिए वर्तमान समय में कुल 54 सदस्य हैं। इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं। कुल 54 सदस्य देश हैं। अगर इन 54 देशों में से कोई नागरिक आके भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। इसके पहले व्यवस्था 5 वर्ष की थी कि 5 वर्ष अगर वो भारत में रहेगा तो उसको हम पंजीकरण द्वारा नागरिक बनाएंगे, लेकिन अब यह व्यवस्था 7 वर्ष कर दी गई है। इतनी बात क्लियर। देशीकरण यानी राष्ट्रमंडल का सदस्य न हो, किसी अन्य देश का अगर वह नागरिक है आके भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको 10 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा, तब वह भारत का नागरिक बनेगा। और एक देखिए पॉइंट अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग का मतलब हम आपको संविधान के भाग 1 में राज्य में बता दिए थे कि अगर मान लीजिए हमारा देश किसी देश के ऊपर हमला किया और उसका कुछ क्षेत्र जीत लिया तो वहाँ के जो लोग भारत में सम्मिलित होंगे उनको अर्जित के हिसाब से भारत का नागरिक बनाया जाएगा। अगर इतनी बात क्लियर अगर हो गई हो तो हम आगे बढ़ रहे हैं। समाप्ति की भी बात क्लियर हो गई। अब देखिए अगर इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो कुछ शब्द और हैं महत्वपूर्ण, थोड़ा इसको ध्यान दीजिए। पहला एक शब्द है प्रवासी, यानी प्रवासी किसे कहा जाता है। तो प्रवासी का मतलब अब यहाँ प्रवासी आ गया ना, तो प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? गांधी जी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो प्रवासी दिवस हो गया। अब प्रवासी का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति पहले भारत का नागरिक रहा हो और अब जाके वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले लिया हो। पहले भारत का नागरिक रहा हो, अब अन्य देश का नागरिक हो गया हो, अब अन्य देश की नागरिकता ले लिया हो, तो उसे प्रवासी बोलेंगे। यहीं पर एक शब्द आता है अप्रवासी। अप्रवासी शब्द आता है जिसको NRI भी कहा जाता है। NRI यह वह लोग होते हैं जो भारत के नागरिक हैं लेकिन कम से कम 6 महीना के लिए विदेशों में गए हैं।
तो 6 माह याद रखिए, या 182 दिन भी रहता है। मतलब अप्रवासी के लिए 182 दिन या 6 माह, यानी वो भारत का नागरिक हो, 6 महीना, कम से कम 6 महीना के लिए विदेश में गया हो। अब वो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया हो, कमाने के लिए गया, जो भी गया हो, ऐसे व्यक्ति को NRI कहा जाता है। इसको भारत के लिए टॉनिक भी कहा गया है, टॉनिक कहा गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये लोग होते हैं। क्योंकि अपना घर द्वार, अपना सब कुछ छोड़ के ये लोग विदेशों में जाते हैं काम धंधा करने के लिए, और वहाँ से जो पैसा पाते हैं उसको पूरा अपने देश भेज देते हैं। तो जब ये अपने देश भेज देते हैं तो इस पर सरकार का एक बार ध्यान गया कि ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो 1999 में एक व्यवस्था किया गया जिसका नाम है FEMA, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत इन लोगों के लिए एक व्यवस्था किया गया कि आप लोगों के लिए एक अकाउंट की व्यवस्था कर दी गई कि 3 प्रकार के अकाउंट खोले जा रहे हैं। पहला अकाउंट जो है NRO है, दूसरा अकाउंट जो है NRE है, और तीसरा अकाउंट जो है इनका FCNR है। यह 3 अकाउंट है, यानी जो विदेशों में कमाने के लिए गए हैं उनके लिए 3 अकाउंट की व्यवस्था है। यह व्यवस्था क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशों में कमा रहा है और अपना पैसा भारत में भेजेगा, तो अगर NRO अकाउंट में डालेगा तो विदेशी पैसा आएगा। साथ ही अगर उसका कोई धंधा व्यापार भारत में भी है तो देसी पैसा भी इसमें जमा होगा। यानी यह देसी और विदेशी दोनों के लिए है। NRE जो है यह सिर्फ विदेश के लिए है, विदेशी के लिए है, और यह भी जो है विदेशी के लिए है। यानी कोई व्यक्ति विदेश में कमा रहा है, अपना पैसा भेजेगा अगर NRO में, तो उसका पैसा यहाँ पर आएगा। साथ ही अगर उसका कोई बिजनेस व्यापार भारत में है तो उससे जो आमदनी हो रही है वो पैसा भी इसमें जमा होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस पर टैक्स लगता है, इस पर टैक्स लगता है। और दूसरा जो है यह NRE, यानी कोई अप्रवासी व्यक्ति भारत में कमा रहा है, अगर वह पैसा इसमें भेजेगा तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई सऊदी है रियाल भेजेगा तो यहाँ वो रुपया में हो जाएगा, अमेरिका है डॉलर भेजेगा तो यहाँ रुपया में हो जाएगा। इन दोनों में चेंज हो जाता है, डॉलर रुपया में हो जाएगा, रियाल रुपया में हो जाएगा। लेकिन देखिए यह जो है FCNR, इसमें क्या होता है, जो विदेशी पैसा आता है वो उसी रूप में रहता है। अगर ये डॉलर आया तो वह डॉलर में ही रहेगा, रियाल आया तो वह रियाल में भी रियाल में ही रहेगा। यह खाता मुझको लगता है कि व्यापारी लोग जो होते हैं वही लोग खुलवाते हैं। यानी कोई सऊदी में या अमेरिका में व्यापार कर रहा है तो उसको अगर अमेरिका में तो उसको डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ कमाएगा अपने अकाउंट में डाल देगा और फिर उसको डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से निकाल लेगा। तो मुझको लगता है कि यहाँ तक आज हम लोग नागरिकता को समाप्त किए। नागरिकता देखिए हम 2 वीडियो बनाए हैं, इसके पहले क्लास 1 है, यह क्लास 2 है। तो क्लास 1 में हम राज्य बताएं आपको और नागरिकता बताएं, तो उसमें हम लोग पहुँचे थे आर्टिकल 11 तक। आर्टिकल 11 में संसद को भविष्य में नागरिकता संबंधित नियम बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। अब जब संसद को दे दिया गया तो आज वाली वीडियो में क्या है कि 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। कई बार पूछा गया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1955 में। इसके अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण की जाती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जाएगी। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है, पहला पॉइंट है जन्म से समस्या थी। कोई भी व्यक्ति विदेशी भी भारत में अगर आया हो, उसकी पत्नी साथ में वो बच्चा जन्म ले लेगा तो दिक्कत होगी। तो 1986 में संशोधन किया गया कि माता पिता कोई एक नागरिक होना चाहिए। अब इसमें फिर समस्या होने लगी तो 2003 में कर दिया गया कि इसको सत्यापित किया जाएगा, यानी दोनों की नागरिकता
की जांच पड़ताल होगी। वंश के हिसाब से पहले व्यवस्था थी 55 में 1900 कि अगर पिता नागरिक है तो बच्चा भी नागरिक हो जाएगा। फिर 92 में संशोधन कर दिया गया, माता पिता दोनों लोग नागरिक होने चाहिए, तब बच्चे को नागरिक बनाया जाएगा। यह पंजीकरण है जिसमें कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, जिस पर ब्रिटेन वालों का आधिपत्य था, कुल मिला के 54 देश इसके सदस्य हैं। अगर ऐसे इन 54 देशों में से कोई व्यक्ति आ रहा है तो भारत में 7 वर्ष तक रहेगा, उसको हम नागरिक बना लेंगे। देशीकरण है, इसके मतलब ये जो है कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, इनके अलावा अगर किसी अन्य देश का कोई व्यक्ति आएगा तो भारत में 10 वर्ष रहेगा, तब उसको हम नागरिक बनाएंगे। एक अर्जित भूभाग है, यदि हमारा देश किसी देश पर हमला करके उसका कुछ क्षेत्र जीत ले। अब नागरिकता में एक प्रवासी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रवासी किसे कहेंगे? भारत के पहले नागरिक रहे हों, अब किसी अन्य देश के नागरिक हो गए हों तो उनको हम प्रवासी बोलेंगे। अप्रवासी भारत के ही नागरिक हों लेकिन 6 महीने या 182 दिन से अधिक वो किसी भी देश में गए हों तो उनको हम बोलेंगे अप्रवासी। इनको देश के लिए टॉनिक कहा गया है। इनके लिए 1999 में फेमा करके एक व्यवस्था की गई जिसके तहत इनका 3 अकाउंट की व्यवस्था की गई। अगर NRO में अगर वो अपना खाता खोलते हैं तो उनका विदेशी पैसा प्लस देसी पैसा दोनों इसमें रहेगा, लेकिन टैक्स लगेगा। NRE में सिर्फ विदेशी पैसा आएगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। FCNR क्या है? विदेशी पैसा आएगा तो वह उसी रूप में रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो मुझको लगता है कि यहाँ तक आपको अगर समझ में बात आ गई हो तो हम अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में संविधान का भाग 3 जो संबंधित है मूल अधिकार से।